टीएमसी नॉलेज में आप सभी का। और आइए देखते हैं बिहार एसएससी का ये अगला प्रैक्टिस सेट है, यानी कि कुल 11वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 10वें प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड हुआ था और आपने देखा भी। तो ये 11वां प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी के लिए। बीएसओ और एसएसओ की जो वैकेंसी आई है उसका ये प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का। तो इसमें हम सिर्फ 75 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर के कुछ प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं। और अपने सुझाव भी दीजिएगा कमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट करा दें। अभी कुछ लाइट का इशू है, इस वजह से वो वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज हम इसको देखते हैं और ये अगला प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा शहद में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो शर्करा है वो शहद में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि इसमें फ्रुक्टोज जो है वो सही जवाब होगा, क्योंकि शहद में जो फ्रुक्टोज होता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। शहद में जो जितने जो उसके घटक हैं उसमें फ्रुक्टोज की जो मात्रा होती है वो 38% से भी ज़्यादा होती है, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो 31% होता है और सुक्रोज जो होता है वो 1.3% होता है और मल्टोज की जो मात्रा उसमें 7% से ज़्यादा होती है। जबकि उसमें जो शहद है उसमें जल की मात्रा भी होती है 17%, 17.2% होती है। तो इस तरीके से ये विभिन्न जो है कि ये इसके घटकों का कुछ इसका अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें सही जवाब फ्रुक्टोज होगा, क्योंकि ये शहद के प्रमुख रूप से पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो यहाँ पे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। और आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उसको किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वे निर्वात में भी संचरण कर सकती है आसानी से। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश का भी चाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आयतन जो होगा कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, यानी कि अधिकांश द्रवों के साथ ये होता है कि जब द्रवों को गर्म करते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन घनत्व में कमी आ जाती है। लेकिन पानी इसका अपवाद है, यानी कि जब इसको अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में गर्म किया जाएगा तो पहले इसका आयतन घटेगा, यानी कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है, इंद्रधनुष जो दिखाई देता है आसमान में, तो उसके लिए इसमें से बताना है कि इसमें कौन सी घटनाएँ जो होती हैं, प्रवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है या अपवर्तन होता है। तो इसमें देखिए, इसमें चूँकि इंद्रधनुष जो बनते हैं उसमें 2 तरह का इंद्रधनुष बनता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो इसमें जो है कि एक तरीके से कहें कि इसमें ये परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों ही घटनाएं इसमें होती हैं। और इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इनमें से सभी घटनाएं जिम्मेवार होती हैं इंद्रधनुष बनने के लिए। परावर्तन की घटना भी होती है जिसमें प्रकाश एक ही माध्यम में किसी बिंदु पे पड़ता है और वहाँ से उसके कुछ अंश जो है कि दूसरे डायरेक्शन में वो निकल जाता है। अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और तो इस तरीके से इसमें सभी घटनाएं जिम्मेवार हैं इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष का नाम है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस की वजह से या किस लेंस के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस इसका सही जवाब है, क्योंकि अवतल लेंस जो है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नेत्र गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पहले ही बन जाता है और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है। तो विमंदक के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विमंदक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है कि कार्बन का एक रूप है, यानी कि एक शुद्ध कार्बन है जो रासायनिक रूप से हीरे के समान होता है। ठीक है, तो ये विमंदक की तरह यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि
ये जो है विमंदक के रूप में इसका यूज होता है चूँकि नाभिकीय रिएक्टरों में, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम भी होता है और इस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की गति को ये कम करता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत और ताप का सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। सबसे पहले कौन जो है कि तत्व आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था, और इसका नाम है कि टेक्नीशियम जो है। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 43 और ये कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया गया था, यानी कि 1937 में इस तत्व का सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसका रासायनिक जो संकेत है वो Tc है। तो उस तरीके से सही जवाब ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती हैं। तो इसका पदार्थ का जो संवेग होता है यानी कि और उसका वेग, तो आप जानते हैं कि संवेग का जो सूत्र होता है यानी कि mv हो, और वेलोसिटी जो वेग होता है वो v होई। तो v और v कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, मास बचेगा, यानी कि द्रव्यमान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि में जो खराबी आती हैं वो किसकी कमी के कारण होती हैं, ये 9वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। यीस्ट में, कवक, फर्न या फिर शैवाल। इसमें विखंडन के द्वारा जनन जो है कि किसमें होता है। तो देखिए जो शैवाल होते हैं, शैवालों में जो जनन होता है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि एक नए जीव का एक नए जीव के रूप में वो वृद्धि करते हैं। जबकि जो इसमें जो यीस्ट होता है और जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन विधि द्वारा उसमें जनन होता है। तो विखंडन विधि द्वारा इसमें होगा, शैवाल में होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 11वां प्रश्न इसका देखते हैं कि उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है। और उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन यानी कि जो सिद्धांत दिया था यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, जो ऑप्शन ए में है। और उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जब किसी जीन के डीएनए में या आरएनए में अचानक और अस्थायी परिवर्तन होता है तो उससे उत्परिवर्तन कहा जाता है, और ह्यूगो डी व्रीज ने इसका सिद्धांत दिया था। इसके बाद के प्रश्न है इसमें सुमेल करना है यानी कि सुमेलित करना है। इसमें कुछ एक तरफ से देख सकते हैं पादप हार्मोन के नाम हैं और इसमें उनके कार्य हैं, तो उसको मिलान करना है कि इसका सही समय सुमेलित हो जाए सब। देखिए ऑक्सीन जो होता है, ऑक्सीन हार्मोन का काम है यानी कि ये शिखर को बढ़ाता है, यानी कि ये 2 से मिलेगा। और साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है, तो ये कोशिका विभाजन और कोशिका में वृद्धि भी करता है। इसका 2 से मिलान होगा। एक यहाँ पे कोशिका विभाजन के लिए होता है ये साइटोकाइनिन, ये 4 से मिलेगा ये। और इस तरीके से जिब्रेलिन जो होता है वो कोशिका वृद्धि के लिए काम होता है, जबकि ऑक्सीन जो है वो हमने बताया था कि वो शिखर को बढ़ाता है, और जो एथिलीन होता है वो फलों को पकाने में काम आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जो कूट है, पहला का ए का जो है वो 2 होगा, दूसरा जो है वो 4 से मिलेगा बी, और सी जो होगा वो 1 से मिलेगा, और डी जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किस बीमारी का कारण वायरस नहीं है। इसमें से कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के कारण नहीं होती हैं, और इसका सही जवाब है कि ये जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड वो वायरस के चलते नहीं होता है। ये एक टाइफी नामक एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड की बीमारी होती है। और ये जो बैक्टीरिया है वो दूषित पानी या भोजन के से फैलता है, और मक्खियों के द्वारा भी इसका संक्रमण होता है। तो टाइफाइड ये वायरस से नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कूट में से गलत को चुनना है। इसमें विटामिन हैं और उसके और भी कुछ नाम जो विटामिन के जो और नामों से जानते हैं, तो उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से गलत कौन है। तो देखिए जो B9 होता है उसको फॉलिक एसिड कहते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सही है। B7 होता है वो बायोटीन होता है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ये वो नहीं दिया हुआ है। और विटामिन डी को जो है कि कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसमें गलत कौन है, तो देखिए ये जो है विटामिन B7 का भी गलत है, इसको बायोटीन कहते हैं, पैराडॉक्सिन लिखा हुआ है। और यहाँ पे विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि इसको साइनोकोबालामिन कहा है। इस तरीके से ये दोनों ही गलत हैं। तो 2 और 3 इसमें सही जवाब होंगे, यानी कि केवल 2 और 3 जो इसका गलत मिलान है। और इसके बाद के प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस होता है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, यानी कि
तो कोशिका में क्या होगा कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेवार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है गैम्बूसिया जो होता है, यानी कि गैम्बूसिया मछली की एक प्रजाति है और जिसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे जो अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो किस चीज़ से प्राप्त करते हैं? मृदा से, वायुमंडल से, प्रकाश या फिर पर्णहरित? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे तो वो मृदा से ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि पौधे उत्पादक भी करते हैं और हालांकि ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं, लेकिन पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न अब यहाँ से देखिए कुछ फिर यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। विद्रोह के बाद से जो है कि ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वो किन किन प्रांतों से किया था ये बताना है। तो इसमें जो गोरखा है, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से इन सैनिकों को उसमें चुना गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद से महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद से 1 नवंबर और 1858 के बाद से सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया था और इस वजह से इन प्रांतों से सेना का चयन किया गया था, यानी कि सैनिकों का। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय का संबंध अफ़गान युद्ध से नहीं था? अफ़गान युद्ध से संबंध किसका नहीं था? यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है, यानी कि प्रथम आंग्लीय अफ़गान जो युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग का जो संबंध था वो इस युद्ध से नहीं था और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो इस तरीके से इसमें लॉर्ड ऑकलैंड थे और इस तरीके से यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है कि इस युद्ध के से इनका कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा करवाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी यानी कि वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और ये गुप्त वंश के शासक थे। तो 5वीं सदी में इसका स्थापना हुआ था और इसको बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय ये किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि चंद्रगुप्त, यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, यानी कि दक्कन जो क्षेत्र होता है वो साउथ इंडिया का है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। और इसके बाद का जो प्रश्न है किस शासक के दरबार में यूरोपीय चित्रकारियों का आगमन हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था, यानी कि अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश एक तरह से पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। तो इसमें सही जवाब है, यानी कि अकबर के दरबार में आए थे यूरोपीय जो चित्रकार थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण यानी कि ये दीनबंधु मित्र का है और इसमें जो है कि उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों का उसमें दशा का चित्रण किया है और किस तरीके से जो यूरोपीय जो बागान मालिक थे उनको किसानों को तंग करते थे या उन पर जो अत्याचार होता था। तो इस तरीके से इस किताब में उन्होंने लिखा है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? 1813 में, यानी कि 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन ए में सही जवाब दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा जो गवर्नर जनरल है वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच हुआ था और इसमें जो हैदर अली ने अंग्रेज़ी सेना को पराजित किया था। तो इसमें जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी का संबंध इस प्रथम यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध से नहीं था। तो इस तरीके से इसके बाद के जो प्रश्न देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? और सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है यानी कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और आप जानते हैं कि उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। तो इस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश और ये आर्य समाज ये दोनों ही जो हैं कि मतलब
स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस किताब की रचना की थी और आर्य समाज चूँकि एक संस्था थी तो उन्होंने उसकी स्थापना भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? ये अगला प्रश्न है, एका आंदोलन। ये एका आंदोलन जो चला था वो अवध के क्षेत्र में चला था। ऑप्शन डी सही जवाब है। 1921-22 में ये आंदोलन चला था, एका आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिर यहाँ से देख सकते हैं कि साइंस के प्रश्न आ रहे हैं कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका प्रयोग होता है, यानी कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए। इसके बाद के प्रश्न है कि इसमें से कौन जो है कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें देखिएगा, इसमें जो जर्कोनियम है तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है और रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने और मैडम क्यूरी ने की थी और उसमें से जो अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है, तो इसमें जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक, ये काफ़ी एक तरह कहें कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ये चर्चा में भी रहता है। तो इसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील जो धातु होता है वो पोटेशियम होता है, यानी कि उसका संकेत जो होता है वो के होता है। तो पोटेशियम के बाद सोडियम है, फिर सोडियम के बाद कैल्शियम, इस तरह से इनका क्रम बना हुआ है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? यानी कि परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किससे होता है? यानी कि यह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार जो है कि परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा टाव के यानी कि मिश्र धातुओं का नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं, ये 32वां प्रश्न है और इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो ताव के मिश्र धातुओं का नहीं है और इसका सही जवाब है कि जो रोज मेटल और टाइप मेटल हैं वो ताव धातुओं मिश्र धातुओं वे नहीं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से सत्य यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। 33वां प्रश्न है कि ये साइंस का ही प्रश्न है कि जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों ही अनिवार्य हैं, या फिर यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है और लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को दर को बढ़ा देते हैं, या फिर जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है। इसमें असत्य कथन पहचानना है, यानी गलत कौन है? तो गलत यही है कि अगर जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल और ऑक्सीजन दोनों से बचा कर रखना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये जल और ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में रहेगा, यानी कि जब जंग से अगर जंग को बचाना है तो उसको जल और ऑक्सीजन दोनों से बचाना ही होगा, जबकि यहाँ लिख रहा है कि अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से ये गलत है, इसमें असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मिलान करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कुछ परिक्षेपण माध्यम दिए हुए हैं और उसके प्रकार, इसके यहाँ आपको मिलान करना है। तो जो देखिए फोम जो है, तो फोम ए में दिया हुआ है और फोम क्या है? तो एक तरह से कहें कि ये एक यानी कि स्पंज, ये एक फोम जो है कि स्पंज है, एक प्रकार का है। एरोसोल में जो है कि धुआं, स्वचालित वाहन और ये सब जो चीज़ें आती हैं। उसके बाद से इसमें कुहासा जो है, ये एरोसोल का ही है, ये गैसीय माध्यम होता है, तो इसमें ये कुहासा से इसका मिलान होगा। जैल जो होता है वो जैल यानी कि ये जैल जो है कि ये प्रक्षेपित अवस्था इसका द्रव का है, ये माध्यम ठोस का होता है और इसमें जो है कि जेली, पनीर या मक्खन सब जो है कि इसके उदाहरण है, यानी कि इसमें पनीर से मिलेगा। और लास्ट में जो इमल्शन है, तो इमल्शन जो होगा ये मिलेगा, यानी कि इसमें जो है ये दूध होता है जो इमल्शन होता है। तो इस तरीके से इसका मिलान जो है कि 3, 1 और 4, 2 इस तरीके से मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 35वां है कि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर K और L उसका दोनों कोष भरा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होगी यानी कि वो होगी कितनी? यानी कि वो 10 होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पहला कक्ष है तो पहले में 2 रहना ज़रूरी है, ये दूसरा होता है, दूसरे में 8 रहना है, यानी बाहरी कोष में 8 और 2 यानी कि इस तरीके से इसमें 10 जो है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी फॉस्फेट मैन यानी कि किसे फॉस्फेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये 36वां प्रश्न है और इसमें देखिएगा जायद मुलाई पैंग को भारत का वन पुरुष कहते हैं, यानी कि उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये असम के माजुली के रहने वाले एक पर्यावरण यानी कि ये
एक जो है कि वानिकी कार्य करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है उसके संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है। एमएसपी जो होता है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये अगला प्रश्न है। और इसका जो सही जवाब है, क्योंकि इसका ये जो कथन है कि इसमें कि इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया हुआ है, तो ये कथन इसका जो है कि ये गलत है। और चूँकि ये जो है कि किसान कल्याण मंत्रालय का एक संघ कार्यालय है, और ये 1965 में जो है कि यानी कि CSP की इसकी जो इसका गठन हुआ था 1965 में, तो ये इसके संबंध में ये गलत कथन है। इसके बाद के प्रश्न है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, तो इसमें भूमि, श्रम एवं पूंजी, सामाजिक संस्थाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ए और बी यानी कि जो भूमि है और ये श्रम और पूंजी, ये दोनों का होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके लिए सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से चलते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका संबंध जो है कि किससे है। तो आप जानते हैं कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है यानी कि ये ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है, मानवाधिकार आयोग से ये इसका मतलब है, और ये मानवाधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, यानी कि एक तरह से मानवाधिकार संगठन है, और ये एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार के उत्थान के लिए काम करता है। तो ऑप्शन सी में सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमालय पर्वत की जो उत्तरी पर्वतमाला है, आप जानते हैं उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21, ये काफ़ी इजी भी प्रश्न है, काफ़ी जगह ये दिखाई देता है, यानी कि जो 20-21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया हुआ है वो निलंबित नहीं होते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। ये 42वां प्रश्न है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो उत्पन्न होते हैं। ये किस वजह से, यानी कि ये भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होते हैं, इस वजह से उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। और इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ से 2 सूचियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है और इससे संबंधित देशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माउंट रेनियर है वो USA का है, USA में, यानी कि एक पहला का 4 से मिलान होगा। दूसरा जो माउंट एटना है ये इटली का है, इसका 1 से है। और पैरिकोटीन जो है ये मैक्सिको का है, और ताल जो है ये फिलीपींस का है। तो इस तरीके से यहाँ पे कूट जो होगा यानी कि 4, 1, 2 और 3, ये सही जवाब है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है। ये राष्ट्रपति को देगा, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में, यानी कि जो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में जो कथन सत्य हैं, यानी कि उनका इनके फिर से जो है कि उनको दोबारा भी उनका उनको मनोनीत किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है कि उनका पुनः मनोनयन ये ऑप्शन डी में है कि उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, ये एक सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 47वां प्रश्न होगा कि यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कहाँ पाई जाती है। ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि ये मेंटल, यानी कि जो ये पेरिडोटाइट की जो परत पाई जाती है, यानी कि ये मेंटल की ऊपरी परत में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अपसारी प्लेट सीमाओं के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं। इसमें से बताना है कि इसमें से उष्ण और शुष्क पवनें कौन सी नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 49 नंबर में जो प्रश्न है, यानी कि देखिए पृथ्वी के जो यानी कि क्षोभमंडल में तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण जो हवाएं चलती हैं उसको स्थानीय पवन कहते हैं। तो उसमें एक जो बोरा इसमें जो नाम दिया हुआ है, तो वो जो है कि इसमें शुष्क पवनें यानी कि उष्ण और शुष्क पवनें नहीं है। ऑप्शन
सी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? ये अगला प्रश्न है। और अशोक मेहता समिति, इसने जो है कि अशोक मेहता समिति जो है 77 में बनी थी, 1977 में। और इसने जो है कि पंचायती चुनाव में भी राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जनगणना जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो उसमें राष्ट्रीय औसत से भी अधिक जो यहाँ का लिंगानुपात है, वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कुल 18 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो 943 भारत का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। और इसमें जो है कि 18 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय औसत यानी कि 1943 से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुल 318 सीटें जो थी, यानी कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 318 विधानसभा में 1956 के, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके बाद से। और इसके बाद का जो प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? और इसका सही जवाब है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त कोई जो व्यक्ति होता है वो इनकी अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। और ऑप्शन डी में सही जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद का प्रश्न है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अगला प्रश्न है, यानी कि इसमें ये मुद्रास्फीति की स्थिति में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि यानी कि महंगाई, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब है कि महंगाई होता है। और ये यानी कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के मध्य एक तरीके से असंतुलन हो जाता है तो उसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो इसमें होगा कि पूंजी का मूल्यन होने लगता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। और इसके बाद का प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह वर्णन यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 75(3) में इसका ये जिक्र किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके बाद का प्रश्न है कि किस वर्ष फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो फुकुशिमा की जो 2011 में हुई थी ये घटना जापान में, तो ऑप्शन डी में सही जवाब दिया हुआ है। और इसके बाद के जो प्रश्न है यहाँ से देख सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ये कलिंग जो पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1952 में हुई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलिंग जो पुरस्कार हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का मुख्यालय कहाँ है? और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल जो शब्द हैं ये तैराकी से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न है कि मोसाद जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है वो इजराइल की गुप्त संस्था है, जहाँ के ऑप्शन में जो कि नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है, क्योंकि ये जो संस्था है ये इजराइल की है। और इसके बाद का प्रश्न है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि मनु भाकर को यह अवार्ड दिया हुआ है 2024 के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन ए में है, मनु भाकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, यानी कि ये जो घोषणा हुई है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। इसके बाद के प्रश्न है कि अंतःदृष्टि यानी कि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक PNB के द्वारा जारी किया गया है। और 2024 में यानी कि अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? यानी कि जो शहरीकरण का जो स्तर बढ़ रहा है उसके अनुसार सबसे पहले नालंदा, उसके बाद फिर मुंगेर और इसके बाद से पटना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ पर भी देखिए 2 सूची दी हुई हैं और यहाँ पे मिलान करना है। तो ये कुछ महोत्सव के नाम है और इससे संबंधित कुछ राज्यों के नाम हैं। तो इसमें देखिएगा कि
बहदीन खलम जो महोत्सव है वो मेघालय का है, हालांकि उड़ीसा दिया हुआ है। ये देखें लोंगटे महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। फुलदेई महोत्सव जो मनाया जाता है उत्तराखंड में, और ये नुआखाई जो महोत्सव होता है वो मेघालय का है, सॉरी ये उड़ीसा का है। ये 1 से मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 1 से भी इसका मिलान हो रहा है। तो इसका सही कूट जो है वो सी में दिया हुआ है, 2, 3, 4, 1। इसके बाद के यहाँ प्रश्न देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है, यानी कि इसका थीम है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, और इस बार जो है इसका थीम था, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया है कि बी पार्ट ऑफ द प्लेन, ये इसका दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वां जो वित्त आयोग हुआ है, यानी कि अरविंद पनगाड़िया को 16वें वित्त आयोग का एक कहें कि हम इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 280 में, संविधान के अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग के गठन का इसमें जिक्र किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए में है। इसके बाद के प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन बी में सही जवाब दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में, सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है वो कोप 15 के दौरान यानी कि की गई थी। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन जो हैं वो ये क्या है कि इसमें असत्य जो कथन है, यानी कि ये दोनों है, 1 और 2 दोनों ही जो है कि वो गलत कथन दिया गया है, क्योंकि 100वां देश नहीं था, वो 99वां देश था। और यहाँ पे जो कोप 15 जो दिया हुआ है, तो कोप 21 के यानी कि 2015 में कोप यानी कि जो COP जो होता है, यानी कि 2021 के तहत इसका गठबंधन की स्थापना हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और ये मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो ये जो 2 जिले हैं बिहार के, यानी कि बांका हैं और पश्चिमी चंपारण है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद के जो प्रश्न हैं कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है। अक्टूबर 2024 में यह पहल शुरू हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसमें मेटा जो है कि ये मेटा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब और इसके बाद के जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ द रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितने डॉल्फिन हैं। तो जो केंद्र सरकार की जो एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें डॉल्फिन की जो संख्या है वो 6327 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और 28 नदियों में इसका सर्वे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था, और इसका सही जवाब है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी हुई थी उसको पहला जो है कि पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ 2025 यानी कि स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास को पहला पुरस्कार दिया गया है, जबकि त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पुरस्कार दिया गया था। और इसका आखिरी जो प्रश्न है, ये 75वां जो प्रश्न होगा इसमें, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है, और इसका सही जवाब है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, और इसने गिद्ध गणना शुरू की है। तो 6 अक्टूबर 2024 तक जो है कि इसको ये परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा, इसमें 75 प्रश्नों को हमने देखा, जो जीके जी सर करंट अफेयर के प्रश्न हैं। ये 11वां प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।